गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलिए हम मैथमेटिक्स आज जो है देख रहे थे कल उनके प्राप्य उद्देश्य को, किस तरह से टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। और मैंने कल बताया था कि गणित शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु हमको कौन कौन से प्रयास करने चाहिए, तो उसी में हम देखते हैं अटेम्प्ट्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथ्स टीचिंग। किस तरह से हम क्या क्या अटैम्प्ट करके अपने अचीव को हम ऑब्जेक्टिव्स एवं मैथ टीचिंग में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें हम देखते हैं किस तरह के आपके जो प्रयास हैं वो होते हैं। तो आपका पहला प्रयास है व्यवहारिक उद्देश्य की प्राप्ति। हम कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें हमारा सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बातें होती है वो ये है कि किसी भी चीज़ के लिए हम व्यवहारिक उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। अचीवमेंट ऑफ प्रैक्टिकल एम्स, ठीक है, अचीवमेंट ऑफ प्रैक्टिकल एम्स। तो पहला हमारा ये था कि व्यवहारिक उद्देश्य की प्राप्ति। दूसरा है, पहले मैं आपको पॉइंट नोट आउट करा देती हूँ। दूसरा है कि नैतिक एवं चारित्रिक उद्देश्य की प्राप्ति। नैतिक एवं चारित्रिक उद्देश्य की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ मॉरल एंड आपका क्रिटिकल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से आपका जो नैतिक एवं चारित्रिक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये बताया कि नैतिक एवं चारित्रिक उद्देश्य की प्राप्ति। तो उसके बाद आपका जो है अटेनमेंट ऑफ मॉरल एंड करेक्ट्रिकल आपका जो है होता है कि हमारा करेक्टर किस तरीके से होता है। आपका फिर थर्ड है अनुशासनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति। अनुशासनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति, किस तरह से हम अनुशासनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। ये मैथ्स के जो आपका सब्जेक्ट है वो हमको किस तरह से डिसिप्लिन सिखाता है। तो आपका ये है कि अटेनमेंट ऑफ डिसिप्लिनरी एम्स। चौथा है नैतिक एवं चारित्रिक विकास। नैतिक एवं चारित्रिक विकास, ये आपका डबल रिपीट हो गया है, ठीक है। और उसके बाद है पांचवा आपका है अवकाश हेतु सदुपयोग उद्देश्य की प्राप्ति। हम अवकाश के समय में किस तरह से गणित के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं और उसे जो है हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका है अटेनमेंट ऑफ एम्स फॉर प्रॉपर यूज़ ऑफ जो है लेजर टाइम। तो हमारे जो भी लेजर टाइम रहता है, जैसे हमारा लेस करते हैं, हम टाइम को लॉस करते रहते हैं, कोई भी काम हमारा वर्क नहीं रहता, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, किस तरह से मैथमेटिक्स को जो है हम अपने लिए एक अच्छा साधन, जैसे इससे पहले मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया कि ये किसी भी तरह का मैथमेटिक्स जो है आपका तनाव को दूर करने वाला हो सकता है, आपको आपके माइंड को डाइवर्ट कराते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा आपको है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का सॉल्व करना। नेक्स्ट है आपका विश्लेषण एनालिसिस, फिर है संश्लेषण, आपका जो है साइनेस्थेसिस। तो हम देखते हैं कि किस तरह से इन सारे चीज़ों के बारे में हम मैथ्स की जो उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम इन सारे चीज़ों का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा व्यवहारिक उद्देश्य की प्राप्ति हमको मैथ्स के सब्जेक्ट से प्राप्त होता है। तो शिक्षक को जो छात्र की दैनिक जीवन है, एक टीचर यदि कोई मैथ्स का टीचर है तो बच्चों की जो भी दैनिक चीज़ें हैं या दैनिक जीवन की जो भी समस्याएं हैं उसके ज्ञान के, उसकी उपयोगिता के लिए हम किस तरह से हमको दैनिक जीवन में समस्याएं आती है और उसे हम किस तरह से जो है उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों का जो है मैथ्स का टीचर उसे जो है बताते हैं। और इसके साथ साथ उन्हें लेखा जोखा करना, डाक का कार्य करना, बैंक का कार्य करना और आय और व्यय से, यदि सपोज हम सारे लोग जानते हैं कि हम कोई भी कार्य जो है खरीदते हैं, कोई भी खरीदी करते हैं, बिक्री करते हैं, तो हमको हमारे पास पैसे और हम हर चीज़ों के लिए गणना करते हैं। तो उन सारे चीज़ों के लिए हमको किस तरह से अपना हिसाब लिखना आना चाहिए और किस तरह से हम डाकघर में कोई भी बचत पैसा को जमा करते हैं, बैंक में जमा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि किस तरह से हम उससे हमारे दैनिक जीवन में जो भी बातें हैं, ये क्रय विक्रय का है, माप तौल का है, जोड़ व्याकलन का है, ये सारे
सारी चीज़ें गणित की संक्रियाओं से जुड़ी होती है, ठीक है। और गणित जो है जीविकोपार्जन की एक बहुत ही अच्छी सुविधा है। जब तक हमको गणित नहीं आएगा, मैथ्स का ज्ञान नहीं होगा, हम अपने जीविकोपार्जन में अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। तो जब हम अपनी लाइफ की समस्याओं का समाधान करते हैं, यदि हमको गणित आती है, किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉपी किताब करके सॉल्यूशन ही करना है। हम बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखते हैं हमारी दैनिक जीवन में जिससे जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो छोटा बच्चा भी उसे उस समस्या को जो है उसका निराकरण बता देता है। तो इस तरीके से हमको गणित ये है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और इसके साथ साथ हमारी कोई नवीन परिस्थितियाँ, जैसे हमको जो है कोई भी नई सिचुएशन, अभी आप लोगों ने देखा है कि अभी हम कोविड-19 से उभरे नहीं हैं कि हमारे पास एक नई सिचुएशन आज आ रही है। क्या है वो सिचुएशन? नहीं सारे लोगों को पता है, क्योंकि सारे लोग मीडिया के संपर्क में रहते हैं और आप मीडिया में सुनते रहते हैं। तो हमारे पास अभी एक नई जो चीज़ें हमको सामने आ रही है वो है आपका ब्लैक फंगस। तो ये ब्लैक फंगस मीन्स क्या होता है? तो ये तरह तरह की सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन से हमको अपने आप को कैसे टैकल करना है, कैसे इसको हैंडल करना है, क्योंकि कोविड-19 की तो वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन अभी ये जो नई चीज़ें नई लॉन्च हो रही है ना, हम मीडिया में कहते हैं कोई भी मूवी जो है लॉन्च होती है, उसका डेब्यू होता है, तो इसी तरह से बीमारियों का भी डेब्यू हो रहा है, वो भी लॉन्च होते जा रही है। कोरोना का हो गया कोविड-19, वो तो अपने रफ्तार में कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि अभी ब्लैक फंगस जो है अपने पाँव पसार रहे हैं और इससे हमको किस तरह से लड़ना है। और सारे चीज़ों के लिए हम देखते हैं कि हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो उसके लिए भी हम इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हम अपनी लाइफ स्टाइल में बहुत सारे चेंजेस करते हैं। तो हर चीज़ में हम देखते हैं कि हमारा मैथ्स का जो है खेल होता है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बताया कि यदि कोई जादूगर है वो अपने जादू दिखाकर लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके लिए वो भी मेहनत करता है, उसमें भी प्रयास होते हैं। तो इसी तरह से मैथ्स के टीचर को खासकर बहुत सारे ऐसे जादुई यानी टेक्निकल नॉलेज, आपका जो स्किल है वो आपका किस टेक्निक से आप और कौन से स्किल से बच्चों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और बच्चों को किस तरह से इजी वे पे आप ज्ञान दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो ये नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है और इसे ही हम व्यवहारिक उद्देश्य की प्राप्ति कहते हैं। और इन सारे नवीन परिस्थितियों का जो भी ज्ञान है और जो भी समस्या है, कभी कभी हम मीडिया में पढ़ते हैं कि यहाँ पर ये करने से जो है, जैसे अभी हमारे पास बहुत सारे रिसर्च करता आते हैं, शोध जो रिसर्च होता है कि इन सारे नवीन सिस्टम से कैसे परिस्थितियों से हम जो है निपट सके। सपोज़ हम अपनी एक छोटी सी पर्सनल इंडिविजुअल यदि ऐसा चीज़ लेते हैं, परेशानी लेते हैं, प्रॉब्लम लेते हैं, तो हम सबको क्या लगता है, हर किसी को, इवन उसमें मैं भी हूँ, हर किसी को अपनी समस्या जो है बहुत विकराल लगती है। लेकिन हम तब तक अपनी समस्या को ज़्यादा समझते हैं जब तक हम किसी और की समस्या को सुने नहीं होते हैं। जब हम उनकी समस्या को सुन लेते हैं तो हमको क्या लगता है कि उनकी समस्या के अकॉर्डिंग हमारी समस्या तो कुछ भी नहीं है। तो हर इंसान को अपने अकॉर्डिंग जो है देखता है, लेकिन जब हम दूसरों की ओर, दूसरों की तरफ से देखें, क्योंकि हमेशा एक छोटा इंसान है वो अपने आप को बड़ा इंसान से कंपेयर करता है, वो कभी भी अपने नीचे नहीं जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हम देखते हैं कि नीचे हम कैसे चले जाएंगे तो फिर हमारा प्रोग्रेस जो है वो रुक जाएगा। तो हमको क्या करना है, अपना प्रोग्रेस तो किसी भी हाल पे रुकना ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं। लेकिन कभी कभी हमको वस्तु स्थिति, जब हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और किसी तरह की प्रॉब्लम में जब हम रहते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, कभी कभी हमको अपने नीचे भी झांक कर देख लेना चाहिए। जब हम नीचे झांक कर देखते हैं तो वहाँ पर हमारी स्थिति क्या लगती है, हमको उनसे अपने आप को बेटर फील करते हैं और बेटर पाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस कार्य को हम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं और हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष में हमें बहुत सारे अप डाउन जो है चीज़ों को हम देखते हैं और रास्ता जो है हमारा चलता जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बार बार एक एग्जाम्पल देती हूँ कि
हर किसी का जीवन जो है एक नदी की भांति होता है, क्योंकि यदि आप नदी को आप लोगों ने कभी जो है रुकते हुए देखा है, थमते हुए देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि आप एक जब हम जन्म लेते हैं तो उसके बाद जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक हम वहाँ पर थमते नहीं हैं। हमारे लिए कोई भी कैसा भी कंडीशन जब आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में अपने आप को जो है ढालते चले जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर है और जो समय का है। जब हमारा मौसम जो होता है, क्योंकि हम व्यवहारिक उद्देश्य की प्राप्ति की बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे मौसम भी जो है आपके मुख्य कितने मौसम होते हैं? 4 मौसम होता है, गर्मी होता है, बरसात होता है, ठंड होता है। तो इसी तरह से आप लोगों का ये सारे जो है ऋतुओं का भी परिवर्तन होता है, समय का भी परिवर्तन होता है। हम क्यों नहीं एक जैसे हमारा दिन ही दिन होता है और क्यों ना हमारा रात रात होता है? कभी क्या हम ये सारी चीज़ें सोचते हैं अपने दिमाग में? तो हम जानते हैं कि हम नेचुरल चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, बस हमको उसके साथ जो है अपने आप को कनेक्ट करके और सामंजस्य बना के रखना है। तो इसी तरह से हम उनमें एक रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने ये बताया, अभी आप लोगों को एग्जाम्पल दिया कि नदी के रास्ते में कितने भी चट्टान आते हैं, कितनी भी सारी मुसीबतें आती है, नदी उन सारी मुसीबतों को पार करते हुए कहाँ चली जाती है? अपने जो उसका एम है वो आखिरी में क्या करती है? हम जानते हैं कोई भी नदी जो है सागर से जाके मिल जाती है। तो इस तरह से जब तक उसका लक्ष्य नहीं मिलता तब तक वो जो है उबड़ खाबड़ और आपके चट्टान, धूल, मिट्टी, पेड़ पौधे, जितने भी आपके जितने भी आपके सामान हैं वो सारे को भी लेकर बह जाती है, लेकिन वो रुकती नहीं है। उसी तरह से मनुष्य का एक जीवन होता है कि हम अपने जीवन में कितनी भी कठिनाइयों का सामना करते हुए हम आगे बढ़ते ही रहते हैं। जिस तरह से आप लोग सपोज़ आप लोगों को भी लगता है कि आपने आप छोटे थे, छोटे से आप बड़े हो रहे हो, आप पहली क्लास में गए, फिर आपने 12th पास किया, धीरे धीरे 1 2 3 4 5 करके उसके बाद आपने कॉलेज कॉलेज में आए। कॉलेज के बाद आप अब जो है प्रोफेशनल नॉलेज ले रहे हैं, बीएड की ट्रेनिंग कर लें। बहुत सारे हमारे बच्चे जो है अभी बीटेक और एमटेक और बीई करके आए हुए हैं और वो भी आपको जो है बीएड कर रहे हैं। तो हम बीएड क्यों कर रहे हैं? हमको एमटेक और बीई करने के बाद, एमबीए करने के बाद हमको ये बीएड की डिग्री की ज़रूरत क्या पड़ी? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे अंदर जो है ज्ञान का अथाह भंडार है। हम उस ज्ञान को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कैप्चर करना चाहते हैं। तो हमको जिस तरह से कई लोगों का ये भी मानना है कि मैम जो है जॉब नहीं है, हम जॉबलेस हैं। तो और जिस फील्ड में हमने किया है टेक्निक में, वहाँ पर आजकल जो है अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हम वहाँ पर नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए हमने ये जो है ज्वाइन किया हुआ है। इसमें जो है जॉब के ऑप्शनल हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम दिखते हैं। कभी कभी होता है, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं जैसे महानदी बहती है, महानदी की यदि हम दिशा देखते हैं तो उसकी भी दिशा जो है परिवर्तित होकर लास्ट में भी कहाँ चले जाती है? तो हम कभी भी किसी झरना को, किसी भी पहाड़ से झरते हुए झरने को देखते हैं। और इस तरह से तो आप लोगों को मैं ये थोड़ा सा मोटिवेशनल है, आप लोगों की लिंक से है, हटके है, लेकिन आपका व्यवहार, बिहेवियर के लिए है कि किस तरह से हम अपना एम को प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ बच्चे जो है आजकल बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, एग्ज़ाम को लेकर हो या कभी भी अपनी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण। तो आपको कभी भी जो है लाइफ में नर्वस फील नहीं करना है, बल्कि उससे निपटने के लिए हमेशा एक रास्ता देखना है। तो आपका मैथ्स भी यही कहता है, वो क्या कहता है कि आपको जो भी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो रही है तो आप अपने आप को जो है, अपने दिमाग को, अपने आप को 24 घंटे दिन भर बिजी रखो। देखो 12 में तो 8 घंटे हम सोते ही हैं, हम सोने में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हमारे पास बचते हैं। तो सुबह से हम जो है, आजकल आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा चेंजेस है, तो लेट नाइट सोते हैं और हम जो है बहुत देर से उठते हैं। तो हमारा शेड्यूल जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। तो हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो भी उसी तरह से ऑब्जर्व करने लगते हैं और वो उसको भी उसी तरह से एडजस्ट करना पड़ता है। भाई पूरी लाइफ क्या है, कंप्रोमाइज़ ही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर जगह हम बहुत सारी चीज़ों में कंप्रोमाइज़
करते हैं। तो इस तरह के हमको कंप्रोमाइज़ किस समय करना है और क्या नहीं करना है, और किस समय हमको नॉर्मल रहना है, ये कौन सिखाता है हमको? यदि हम मैथ्स के ज्ञाता हैं, मैथ्स जानते हैं, क्योंकि लाइफ में मैथ्स सारे लोगों के लिए अनिवार्य है। सभी को मैथ्स आता है और यही लॉजिक के अकॉर्डिंग हम अपने व्यवहार में चेंजेस लाते हैं और अपने व्यवहार की उद्देश्य की जो है प्राप्ति करते हैं। तो क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन से है, मैंने कल की क्लास में भी यही बताया कि सुबह सो के उठने के बाद सोने तक हम बिस्तर में जब तक आते हैं तब तक हम जो है मैथ्स को अपने से लगाए रखते हैं। और कभी कभी मैंने ये भी बताया है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, अचेतन जो मन होता है, वो आपके लिए क्या करता है, वो आपके 24 घंटे एक्टिव रहता है। आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो आपके सोने के समय वो भी रेस्ट करने लगता है, लेकिन आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है उसे रेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि आपके अंदर जो भी दबी हुई इच्छाएं हो जन्म लेती हैं, या आपके अंदर आपको कभी कभी लगता है बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता है, इरिटेट होते हैं आप लोग, कोई काम नहीं कर सकते। यदि आप किसी काम में सफलता होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और आप जैसे असफलता होते हैं, अनसक्सेस होते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अपने आप में गिल्टी फील होती है, इरिटेट होते हो आप लोग। तो इन सारी चीज़ों को जो है सब कॉन्शियस माइंड जो है वॉच करता है, और उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं ये आपका बहुत ज़्यादा जब आप लोग वेदांत और वो तत्व में फिलॉसफी में आप लोग पढ़ोगे, मीमांसा वगैरह, तो उसमें आप लोगों को पता है क्यों इसलिए कहा जाता है कि आप हमेशा, हर मनुष्य जो है अध्यात्म की ओर बढ़ता है। हर मनुष्य को जो है एक आपका रिलैक्स माइंड जो को कहाँ पर मिलता है, जब तक वो आध्यात्मिक नहीं होगा, स्पिरिचुअल माइंड में उसके दिमाग में नहीं आएगा, तब तक वह जो मनुष्य है वो बार बार एक मृग की तरह, क्योंकि मृग जो है अपनी कस्तूरी के लिए इधर उधर विचरण करते रहती है, लेकिन वो मृग ये नहीं जानती कि उसकी कस्तूरी उसके पास है। इसी तरह यहाँ भी मानव जो है इधर उधर जो है बिखरते या भटकते रहते हैं, उनको ये नहीं पता कि अपने अंदर जो है वो कस्तूरी है, वो आपका अध्यात्म का ज्ञान है। यदि आपने अपने अंदर के अध्यात्म के ज्ञान को वो जगा लिए तो आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, ये आपको जो आप लोग फिलोसफी पढ़ रहे होंगे तो फिलोसफी में भी आप पढ़े रहे होंगे, लेकिन मैथ्स का कहना यही है कि आपको आपके माइंड को बिजी रखना है और आपको डाइवर्ट करना है, और किस तरह से आपकी लाइफ में जो भी नई नई समस्या आ रही है उनसे आपको किस तरह से निपटना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नैतिक एवं चारित्रिक विकास के उद्देश्य। तो इसमें हम देखते हैं कि इन सारे चीज़ों में कौन से तरीके से हमको प्राप्त होता है। तो संस्कृति हमारे पूर्वजों की धरोहर है। हम देखते हैं कि हम मनुष्य जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है संस्कृति हस्तांतरित होते चले जा रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे प्रजाति हैं और अलग अलग धर्म के लोग निवास करते हैं, तो सबका जो है अलग अलग ईश्वर एक है, लेकिन मानने के उनके तरीके जो हैं, तौर तरीके उनके अलग अलग होते हैं। धर्म संस्था और धार्मिक रूप से और उनके जो रीति रिवाज में थोड़े बहुत चेंजेस रहते हैं। तो ये सारे हमको रीति रिवाज और परंपरा कहाँ से मिलते हैं? हमारे अपने पीढ़ी, अपने पूर्वजों से मिलते हैं। ठीक है, और इनके साथ साथ अभी हम यदि गणित को किस तरह से हम संस्कृति में कोरिलेट करते हैं, क्योंकि गणित संस्कृति का सृजनकर्ता एवं पोषक कहा जाता है। जो हमारा मैथ्स है, गणित है, उसको संस्कृति का सृजनकर्ता और पोषक कहा जाता है। क्यों ये सब कहा जाता है? क्योंकि गणित जो है, गणित शिक्षा गणितीय क्षेत्र में गणित के योगदान को छात्रों से अवगत कराएं। हमारे जो आर्यभट्ट हैं और हमारे जो नागार्जुन हैं, इन सारे लोगों ने संस्कृति को भी बहुत ही करीब से और बहुत सारे हम देखते हैं कि शून्य जो है भारत का आविष्कार है, और इस शून्य से विश्व जो है एक चिन्हित है, और विश्व कहीं भी यदि शून्य का जिक्र ना किया जाए या शून्य का यूज़ ना किया जाए तो सब क्या हो जाएगा? शून्य ही हो जाएगा। तो इस तरह शून्य अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। यदि वो शून्य कहते हैं हम, लेकिन वो किसी के साथ यदि लग जाए तो उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ा देता है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारी जो संस्कृति है भारत की, अभी हम पाश्चात्य संस्कृति के दौर पे चल रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति में हमने अभी देखा, आप लोगों को ये रियल एग्जाम्पल है, आप लोग अपने आप में खुद जो है
ऑब्जर्व कर रहे हो, रियलाइज़ कर रहे हो और देख ही रहे हो कि हमारा जो पुरानी जो परंपरा है, संस्कृति जो है कोविड की प्रथा में फिर से वापस आ रही है। ठीक है ना। हम जो है पहले बड़ों को प्रणाम करते थे और किसी से हाथ नहीं मिलाते थे और नमस्ते करते थे दूर से। तो आज भी क्या हो गया है, हमको किसी को छूना नहीं है, हम नमस्ते कर रहे हैं। और हम औषधि जो आयुर्वेद में हमारा बताया गया था, उसी आयुर्वेद को हम अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय एक परंपरा और उनका जो रीति रिवाज था, उनकी संस्कृति जो थी बहुत ही सात्विक और उसमें शुद्धता थी। लेकिन हम अपने परिवेश में मॉडर्न और टेक्नोलॉजी के दुनिया में आने के लिए ये सारी चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं। लेकिन आप एक टीचर बनने जा रहे हो तो आपको इस चीज़ का जो है बीड़ा उठाना है, आपको इसको विलुप्त होने नहीं देना है। मैं बार बार अपने हर क्लास में यही चीज़ें कहती हूँ कि आपको इसे जो है जगाए रखना है और जागरूकता फैलाना है, क्योंकि हम इसी संस्कृति के धरोहर हैं और हमको इस भारतीय संस्कृति को जिंदा रखना है, इसके परंपरा। हाँ, मैं ये नहीं मानती कि समाज में बहुत सारे चीज़ को हमको नए सृजन करने पड़ते हैं और नए समाज के अकॉर्डिंग और समय के अकॉर्डिंग हमको थोड़े बहुत चेंजेस होने पड़ते हैं। तो चेंज का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पूरी जो चीज़ें हैं उसे हम भूल जाएं। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को हम देखते हैं कि किस तरह से छात्रों में हम बता सकते हैं कि बड़ों का सम्मान किस तरह से करें, रिस्पेक्ट कैसे दें। क्योंकि कुछ लोगों को हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड मीन्स क्या होता है कि अपने आप को विद्वान समझते हैं, घमंड समझते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारे ह्यूमन नेचर में ऐसा होता है, देखा जाता है कि जो है नेचर, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे आप लोगों को वेल एजुकेटेड हो जाते हैं और बड़ी बड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन उन्हें जो है नैतिकता उनमें नहीं होती है। इसलिए बीएड के आपके सिलेबस में जो है मूल्य शिक्षा को यहाँ पर लाया गया है और आप लोगों को अभी 2 साल से आप लोग नई तालीम गांधी जी की बुनियादी शिक्षा पढ़ रहे हैं। तो ये इसलिए कि हम देख रहे हैं कि हमारी संस्कृति किस तरह से विलुप्त होते जा रही है और हम अपने ही लोगों से और अपने परंपरा और रीति रिवाज से हम कैसे जो है मुंह फेर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को वापस लाने के लिए ये सारी चीज़ें बताई गई है। और इसमें गणित का जो है, क्योंकि गणित एक आपका मान सम्मान बढ़ाने के साथ साथ आपको अपनी संस्कृति को अगली पीढ़ी में परिवर्तन एवं शोधन करके प्रस्तुत करता है। क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरह से कितनी पीढ़ियाँ चली आ रही है। हम कहते हैं कि हमने फलाने ऋषि मुनिज के वंशज हैं, भारद्वाज है, आपका सूर्यवंशी वंशज है और आपका जो है चंद्रवंशी है। ये बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हम उनको किस तरह से करते हैं, यहाँ भी हमारा जो है मैथ्स होता है। पुरानी हम प्राचीन यदि विद्या गुरुकुल पद्धति में भी देखते हैं तो वहाँ पर भी आपका मैथ्स का बहुत इम्पोर्टेंट था। और सारी संस्कृति, जैसे हम रामायण की कहानी में भी देखते हैं कि किस तरीके से हम वहाँ पर प्रयोग करते थे, दीक्षा ली जाती थी और किस तरह से सारे चीज़ों को जो है बुराइयों का नाश होता था। तो ये हमेशा एक चीज़ तो आप लोगों का फैक्ट ही रहेगा कि जो सत्य है वो सत्य ही रहता है, असत्य की जो जीत नहीं होती कभी भी। असत्य पे सत्य की ही जीत होती है और जो बुराई है वो हमेशा अपने आप जो है खत्म। थोड़ा टाइम लगता है, सत्य को बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप लोग सारे लोग जो हैं मैच्योर्ड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, तो आपको ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा, आप लोग सारे लोग समझ जाते हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें वेल एक्सपीरियंस है सारे लोगों के पास और सारे लोग सब कुछ समझते हैं। तो इस तरीके से किस तरह से हमको नैतिकता रखना चाहिए, चारित्रिक रखनी चाहिए, ये चीज़ें भी मैथ्स सिखाता है कि हम यदि किसी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है और यदि हम किसी से गलत व्यवहार करते हैं तो सारे लोग हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं। तो ये भी हमको क्या सिखाता है, मैथ्स। ठीक है ना, इसमें गुणा भाग हिसाब किताब तो सीखना है ना कि किस तरह से हमको क्या क्या करना है। तो ये मैथ्स की जानकारी भी हमको नैतिकता और चारित्र के बारे में शिक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट आपका अनुशासनात्मक उद्देश्य। तो अनुशासनात्मक क्या है कि हम गणित में अप्रत्यक्ष रूप से यदि हम मानव के स्वस्थ आदतों की बात करते हैं और नियमितता कि हम जो कंटिन्यू हमारा
जो दिनचर्या है, ठीक है। जैसे कई लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, कई लोग 6 बजे उठते हैं, कई लोग 8 बजे उठते हैं, कई लोग 10 बजे उठते हैं, कई 12 बजे उठते हैं। तो ये सारी चीज़ हम जो अपनी एक दिनचर्या बना लेते हैं तो उसमें हम काउंट करते हैं। कभी कभी आलस लगते रहता है, हमारी आँख तो बिस्तर में खुल जाती है, लेकिन हम सोचते रहते हैं नहीं अभी तो 5 मिनट बचा है, थोड़ा सा और सो लेते हैं। अधिकतर ये कब होता है? ठंड के दिनों में, है ना। फिर लेकिन हम उस 5 मिनट को सोचते हैं, लेकिन हम इधर फिर अपने जो भी कार्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग हम सब में 5-5 मिनट जो है लेट होते जाते हैं। तो इन सारे चीज़ों का हिसाब किताब हमको किस तरीके से रखना है, क्योंकि हमको जो डिसिप्लिन मेंटेन करना है कि किस तरह से हमको डिसिप्लिन में रहना है और किस तरह से हमको मेंटेन करना है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि उसकी विविधता, जो भी विविधता होती है और कैपेसिटी, कि हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग तरह की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। तो उन क्षमता को कितना डेवलप करता है ये मैथ्स, क्योंकि हम देखते हैं जब कभी हम किसी चीज़ के बारे में हमको जानकारी नहीं होती है तो हम उस चीज़ को जो है करते रहते हैं, लेकिन जब उसकी हमको सही जानकारी प्राप्त हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उन सारे जानकारियों को हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, अपने लाइफ में उसे अप्लाई करते हैं। फिर हम देखते हैं कि गणित के जो टीचर होते हैं वो कैसे होते हैं। गणित के टीचर मौलिक होते हैं, उनमें मौलिकता होती है और उनमें सबसे बड़ी बात शुद्धता होती है। अब ये शुद्धता की पहचान क्या है भाई? सोने जैसे 24 कैरेट की। तो शुद्ध मतलब यही होता है कि आपके अंदर किसी भी प्रकार की दुर्भावनाएं नहीं होनी चाहिए। हम मैथ्स के टीचर, जैसे मैंने कहा ना कि 50 बच्चे यदि हमारे क्लास में हैं तो हमको बराबर सबको जो है लेके चलना है। कुछ बच्चे ब्रिलियंट होते हैं, वो जल्दी सीख जाते हैं, कुछ एवरेज रहते हैं, उनको हमको 2 बार, क्योंकि मैथ्स सिखाने वाले टीचर जो है अधिकतर कहे जाते हैं कि वो खड़ूस है या ज़्यादा चिल्लाते हैं या ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं, जो भी आपके मैथ्स के टीचर हैं, यदि कोई वीक बच्चा आ रहा है तो उनको वो चीज़ें बार बार बतानी पड़ेगी और आपको बार बार उनको समझाना पड़ेगा। तो इस तरह से देखा जाता है कि, और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि वो समन्वित विचारों के माध्यम से छात्र को अनुशासनात्मक की दृष्टिकोण उनके में जागरूक करते हैं। किस तरह से? क्योंकि बच्चों को यदि सपोज 7 बजे स्कूल है तो सिखाया जाता है कि वो 6 बजे उठ के 7 बजे रेडी होकर इस विद्यालय पहुँचे, और उसके बाद आपका विद्यालयीन जो समय रहता है वो आपका घंटों में विभाजित रहता है। जैसे 40 मिनट्स के पीरियड होते हैं, उसके बीच में आपको जो है ब्रेक दिया जाता है, लंच का टाइम दिया जाता है। तो इसी तरह से मैथ से हमको ये सारे डिसिप्लिन, क्योंकि हम देखते हैं कि 40 मिनट के बाद यदि हम पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग से जो है दिमाग के ऊपर ही जाता है, हम उससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। उसके लिए हमको एक छोटा सा ब्रेक चाहिए होता है। इसलिए क्यों ऐसा किया जाता है, आपका अल्टरनेटिव जो है सब्जेक्ट रखा जाता है। क्यों हम 3 घंटा, एक दिन मैथ्स, एक दिन साइंस और एक दिन जो है आपका इंग्लिश और एक दिन जो है आपका हिंदी क्यों नहीं पढ़ाते? हम एक ही दिन में ये सारे सब्जेक्ट अलग अलग अल्टरनेटिव करके क्यों पढ़ाते? ताकि बच्चा जो है हर चीज़ को देख सके, जान सके और समझ सके कि किस तरह से उसकी ये है। एक ही चीज़ को हम लगातार यदि बोलते रहेंगे तो हमारे दिमाग में वो क्या हो जाता है, वहीं स्लिप करना चला जाता है, वहीं पर वो शून्यता की स्थिति ले लेता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनुशासनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति जो है मैथ्स के द्वारा ही होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमको कितने समय क्या करना है। क्योंकि अभी यहाँ पर है आपको 3 घंटा एग्ज़ाम जब आप लोगों का आ रहा है, 3 घंटा मैक्सिमम टाइम रहता है, तो आपको 3 घंटा के अकॉर्डिंग आपको आपके क्वेश्चन जो हैं उसके आंसर आपको वहाँ पर लिखने होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका डिसिप्लिन है। आपको वहाँ पर आधा घंटा पहले, जब का आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है तो आधा घंटा पहले पहुँचना है, रिपोर्ट करना है। उसके बाद फिर आपको जो है आधे घंटे के बाद आपको क्वेश्चन लिखना, आंसर लिखना स्टार्ट करना है। तो इस तरह के सारे डिसिप्लिन जो है मैथ्स से ही हमको जानकारी इसकी होती है। और इसके साथ हम देखते हैं कि नैतिक और चारित्रिक के बारे में मैंने बता दिया। अवकाश के उद्देश्य का सदुपयोग किस तरह से करते हैं, जब हमको फ्री टाइम होता है, जब हमारा जो है गर्मी की छुट्टी मिलती है, समर वेकेशन होता है, तो हम किस तरह से, तो इसमें गणित के शिक्षकों के द्वारा गणितीय पहेलियों के बारे में आप लोगों को बताया जाता है। एवं खेल, जैसे हम कुर्सी दौड़ भी करते हैं,
ठीक है। एक हमारा नॉर्मल सा खेल है कुर्सी दौड़ या कबड्डी है या क्रिकेट है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, काउंटेबल हमारे प्लेयर होते हैं कि नहीं होते हैं? ऐसा तो नहीं क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं मुझे नहीं मालूम, मुझे कोई खेल नहीं आता है, ठीक है ना। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं भाई? 11 होते हैं, नहीं होते हैं। और कबड्डी में कितने होते हैं? 8 होते हैं, नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये सारे चीज़ जो है हम खेल भी कोई खेलते हैं तो ये चीज़ें हम देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पर प्लेयर की संख्या होनी चाहिए और एक्स्ट्रा प्लेयर हम रखे रहते हैं कि यदि मान लो कभी किसी को किसी भी स्थिति में कुछ हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, चोट लग जाती है, तो उसके जगह में हम जो एक्स्ट्रा प्लेयर है उसे हम किस तरह से उतारते हैं और किस तरह से खेलते हैं। तो ये सारे खेल जो हैं हमारे ये क्या है, मैथमेटिकल गेम ही है। तो इस तरह से हम देखते हैं और बहुत सारे छात्र जो है वो कभी कभी आप लोगों को वैदिक मैथ्स में आप लोगों को सिखाया जाता है कि किस तरह से आपको शॉर्टकट जो है कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन यानी पहाड़ा हम यदि मान लो अभी आप लोगों को सपोज सारे लोग टेबल याद किए रहते हैं, अभी मैं आपको 25 का टेबल पूछूंगी तो आप बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे। तो आप उसको क्या करोगे, फट से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दोगे कि 25 ऐट कितना होता है, या कुछ नॉर्मल जो चीज़ें होती है 25 का पहाड़ा बहुत ईजी होता है, तो 25 का पहाड़ा सबको याद होगा, टेबल सबको याद होगा। ऐसा नहीं है कि 25 का टेबल किसी को याद नहीं होगा, ठीक है ना। तो और जो चीज़ थोड़े से हमको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कठिनता आ रही है, तो इस तरह से हम उसको शॉर्टकट रूप में सॉल्व करते हैं। तो शॉर्टकट रूप में हमको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करने की आवश्यकता होती है? बहुत सारी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ हम अंक का जो अंक हम किसी भी तरीके से बताते हैं, तो अंक का हम खेल खेलते हैं। क्योंकि अभी आप लोगों को बताया गया जब मतदाता ये हो गया था, तो कोई सुडोकू है या हम एक गेम खेलते हैं ताश की पत्ती से, तो ताश में भी जो आपके 52 पत्ते होते हैं, तो उसमें भी आपका क्या होता है, बादशाह होता है, जोकर होता है और पता नहीं क्या क्या होता है। तो वो सारे चीज़ जो है आप लोग अच्छे से जानते हो, तो आप लोग देख लेना कि किस तरह से आनंद और मनोरंजन के लिए हम ये सारे गेम जो है खेलते हैं। तो इसमें एक प्रकृति का विकास है और ये हमारे अवकाश के सदुपयोग का आसानी से हम अपने अवकाश का सदुपयोग करते हैं। और इसके साथ साथ हमारी जो है मेंटली लॉजिकल या रीजनिंग की जो एबिलिटी है वो भी हमारी बढ़ती है। जैसे आप अक्सर देखते हैं बच्चों लूडो का गेम खेलते हैं, सांप सीढ़ी का गेम खेलते हैं, जब सांप जब काट देते हैं तो मुंह कैसे हो जाता है, छोटा सा हो जाता है, अरे हमको फिर लंबा चलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि ये मैथ्स जो है हमको किन किन सारे चीज़ों को सिखाता है और हम इससे सीखने का अभ्यास करते हैं। तो ये आपके जो ग्रीष्म अवकाश है या कभी भी आपका जो समय बचा हुआ है, तो उसका सदुपयोग करना भी सिखाता है। मैथ्स के जरिए हम बहुत सारी चीज़ें जो है सीख जाते हैं। नेक्स्ट है कि विश्लेषण या एनालिसिस किस तरह से करते हैं। इस वर्ग में हम जो भी चीज़ें देखते हैं कि किस तरह से सम्मिलित होता है। तो प्राकल्पनाओं हमारी जो हाइपोथेसिस होती है, ठीक है ना, जो हमारी परिकल्पना होती है, तो उसे हम एक सूत्रबद्ध कर सकते हैं। यानी हम आज देखते हैं कि थोड़ा सा मौसम जो है हमारा क्या है, बादल घिरा हुआ है, तो आज तो पक्का पानी गिरेगा। हमारी ये हाइपोथेसिस होती है, हमारी ये परिकल्पना होती है, कल्पना होती है, आज शाम को पानी गिरेगा ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं। तो वो उसी तरह से हम बहुत सारे चीज़ों में विश्लेषण करते हैं। और इसमें स्वतंत्र जो चर होते हैं, आपके जो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट जो चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं, तो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होते हैं उनकी पहचान कर हम उसे कंट्रोल करना सीखते हैं। किस तरह से, यदि मान लो कभी कभी, अब मैं यहाँ पर जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में जब बता रही हूँ, हाइपोथेसिस की बातें कर रहे हैं हम, तो ये हाइपोथेसिस और जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या होता है, तो ये इसलिए होता है कभी कभी हमको जब किसी की कोई हमको डांटता है, बहुत ज़ोर से गुस्सा करता है, तो हमको भी वहाँ पर गुस्सा आते रहता है। हम वहाँ पर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं अपने आप को। ये हमारे लिए क्या हो जाता है, एक जो स्वतंत्र, क्योंकि जब किसी को गुस्सा आया तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये किसी को पता है क्या? हम उसकी हाइपोथेसिस कर सकते हैं, एक बार छोटी सी कल्पना कर सकते हैं ना कि पता नहीं हमने ऐसा उसको बोल दिया, पता नहीं उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा और वो उसका बदला लेने के लिए हमसे पता नहीं क्या क्या करे। तो इस तरीके
तरीके से ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आप उसको स्वतंत्र कंट्रोल करते हैं। तो फिर नहीं, हमको ये सारी चीज़ें नहीं बोलना था, नहीं बोलना चाहिए था, वो बहुत सारे चीज़ों को हम करते हैं। तो ये चीज़ों को हम देखते हैं कि हमारा जब किसी भी कोई भी डाटा हम प्राप्त करते हैं, जिस डाटा के लिए, तो उसका जब हम विश्लेषण करते हैं और उसकी एक हाइपोथेसिस की, और उसके बाद उसकी जब सत्यता कितना वो ट्रू है, कितना वो फॉल्स है, उसके लिए जब हम उसकी चेक करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उसकी वैल्यू कर देखते हैं, तो उसमें हमको ये लगता है, तब हम एक जो सत्यापित जो ट्रू आपकी हाइपोथेसिस होती है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ हम संगत, कौन सा संगत और कौन सा असंगत है, इन सारे वर्गीकरण के प्रयोग और परिणामों का सही निर्वचन करते हैं। क्योंकि प्रयोग के जो भी आपके चर होते हैं, जो भी आपके वेरिएबल होते हैं, वो आपके एक भविष्यवाणी कर सकते हैं। हम जब भी कोई कल्पना करते हैं, कोई भी हाइपोथेसिस का कार्य करते हैं, तो हम एक प्रकल्पना करते हैं और उसके साथ साथ हम जो है उसके निष्कर्ष पर आते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं, किस तरह से हम उसको कंक्लूजन कर सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों की स्पष्ट जो है हमको कौन कराता है, हम जब तक हमको मैथ्स का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम किसी भी चीज़ का एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है संश्लेषण। हम इसमें संश्लेषण, मैथ्स में संश्लेषण भी किस तरह करते हैं, तो आपका जो सामान्य अर्थ होता है, हम देखते हैं कि अंश और आपका हर होता है, तो इसके पूर्ण निर्माण होते हैं, और इसमें जो भी आपका अधिगम निर्गत होता है, जो भी इसके लर्निंग आउटपुट होते हैं, ठीक है, हम कोई भी कार्य करते हैं लर्निंग प्रोसेस के लिए करते हैं। तो जब हमारा लर्निंग प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं, तो हमको जब तक कोई लर्निंग का आउटपुट नहीं मिलता है, लर्निंग का हमको आउटपुट नहीं मिलता है, तब तक हम उसको क्या करते हैं, वो कार्य हम करते रहते हैं, और हमारे अपने आप में एक क्रिएटिविटी होती है और उस व्यवहार का जन्म होता है। और गणित की जो विषय वस्तु है, जैसे गणित में बहुत सारे आपके हाइपोथेसिस, परिकल्पना और आपके अभिकर्ताओं की कल्पना, जैसे हम बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं, हम कोई भी चीज़ को इमेजिनाइज करते हैं कि किस तरह से हमको कार्य करना है, और अमेजिंग जो भी चीज़ें रहती है कि आश्चर्यजनक वाली कल्पना हम जब करते हैं, तो और या हम किसी का आलोचना करते हैं, जो भी हमारे ऊपर क्रिटिकल जो भी थिंकिंग रहती है, तो ये सारे चीज़ों को हम देखते हैं। और इसके अलावा गणित जो है हमें मौलिक चिंतन करना भी सिखाता है, किस तरह से ओरिजिनल हमको थॉट, हमारी ओरिजिनल थिंकिंग क्या है, इन सारे चीज़ों का विकास करते हैं। ये सारी चीज़ों का विकास हम किस लिए कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि हमारा जो है उपलब्ध तथ्य और धारणाएं, जैसे हम गणित के फार्मूले को यूज़ करते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स देखते हैं कि गणित के कौन कौन से हमारे प्रिंसिपल्स हैं। इसके साथ साथ हमको डाटा एनालिसिस कैसे करना है, हम कोई भी डाटा है जो भी निकालते हैं, और हमारे हाइपोथेसिस का हम प्रयोग करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो इन सारे चीज़ों को हम देखते हैं, और इसके साथ साथ हम एक नया डिज़ाइन, किसी भी तरह का डिज़ाइन जो है हम प्रस्तुत करते हैं, और इन सारे चीज़ों को कार्य करने के परिणाम में बहुत सारे हम मौलिक जो हमारे बेसिक नॉलेज है, इसको हम इम्प्रूवमेंट करते हैं। ये हमारे बेसिक नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करता है, और इसका कॉन्सेप्ट जो है हमारा क्लियर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन, एवल्यूशन। तो मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, इसमें जो भी अधिगम करता है, जो भी लर्नर है, लर्निंग प्रोसेस हम करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि किस किस तरह की वो डिसीज़न लेने की क्षमता रखता है, उसमें किस तरह के डिसीज़न लेने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहला हमारा होता है प्रयोजन, यानी पर्पस, किस पर्पस पे हम कौन सा डिसीज़न लें। नेक्स्ट है मूल्य, हम किसी भी वैल्यू में किस तरह का कार्य कर सकते हैं। उसके बाद है आपका विचार, विचार मतलब आइडिया, है ना। हमारे पास जब तक कोई पर्पस नहीं होगा, उसके बाद हमको जब तक उसकी वैल्यू नहीं पता होगी, तब तक हम उसके लिए अपने आप को आइडिया क्रिएट नहीं करेंगे। और उसके बाद है आपका विधि, ठीक है, हम किस विधि यानी किस मेथड से उसे जो है बना सकते हैं, और फिर उसको किस टेक्निक से, किस तरह के टेक्निक जो है लाके उसे लॉन्च कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो आपका आता है
है कसौटी। कसौटी मतलब हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ किया, हमने सबसे पहले देखा पर्पस, किस पर्पस पे हम कार्य करेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके बाद उस पे हम ऐसा कौन सा आइडिया लाएं, फिर कौन सा मेथड लगाएंगे, फिर उसे किस टेक्निक से प्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद फिर उसकी जो लास्ट क्राइटेरिया क्या होगा। हम देखते हैं ना कि कभी भी कोई भी चीज़ वैकेंसी निकलती है उसमें आपको बहुत सारे क्राइटेरिया फुलफ़िल करने होते हैं। तो इन सारे चीज़ों को हम देखते हैं और उसके बाद फिर हम एक लॉजिकल और रीजनिंग ढंग से जो है उसका निर्णय लेते हैं, डिसीज़न लेते हैं। और उसके बाद फिर यही आपके जो थॉट हैं और आपके प्रिंसिपल्स हैं, ये आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से खरे उतरते हैं। क्योंकि हर कोई देखते हो एग्ज़ाम में आप सभी बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा पढ़ता नहीं है, लेकिन हर किसी की अलग अलग IQ लेवल होता है और हर किसी का जो है पढ़ने का स्टाइल अलग होता है। कोई बच्चा 1 घंटा में बहुत जल्दी कवर कर लेता है, कोई बच्चा जो है 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा में भी वो कवर नहीं करता। तो इस सारी चीज़ों को हम देखते हैं और जानते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमको ऐसा जो है पता चलता है, क्योंकि हम अधिकतर ये कहते हैं कंपटीशन में हमारा जो आजकल का सिलेबस है और आजकल की जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, ठीक है ना, और बर्डन है। तो हम उस चीज़ों को बचने के लिए क्या करते हैं, या उनमें से हमको अपने आप को जब सफलता अर्जित करनी है, हमको सक्सेस होना है, तो हम क्या करते हैं, स्मार्ट जो है स्टडी करते हैं, ठीक है ना। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है, हमको पता है कि परीक्षा में जैसे आप लोग देखते हो कि 5 साल का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन निकाल लेते हो। क्वेश्चन निकालने के बाद जो है आप उस क्वेश्चन में कौन सा बार बार रिपीट हो रहा है वो ऑप्शन देखते हो। तो उसी की तरह फिर आपका जैसे 1 यूनिट में 5 चैप्टर है, ठीक है ना। सपोज़ जनरली यही होता है, हर जो आपका सब्जेक्ट होता है उसमें आपके 5-5 यूनिट होते हैं। 5 यूनिट में आपके 1 यूनिट में 5 जो है आपका चैप्टर होता है। तो 5 चैप्टर के अंतर्गत भी उनके अंदर और बहुत सारे डिफनेस में हम पढ़ते हैं, डिटेल पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि उन 5 चैप्टर में जो है हम 2 चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, और यही जो 2 चैप्टर है वो कंटिन्यू बार बार पूछा जा रहा है, तो हम उसका इम्पोर्टेंस देखते हैं और इस तरह की हम क्लास जो है वो करते हैं। तो ये आपका हो गया गणित के व्यवहार में हम किस तरह से आपको उद्देश्य को जो है प्रयास करते हैं। नेक्स्ट इसमें आप लोगों को मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि आपका ब्लूम के बारे में बताई थी और रॉबर्ट मैगर की विधि होती है। इसमें एक रॉबर्ट, क्योंकि ब्लूम के बारे में हमने देखा है कि किस तरह से ज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं और आपका भावात्मक उद्देश्य होता है। तो इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य को जो क्रियापद है उसमें आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य के लिए 2 वर्गीकरण किया गया है। पहला में आप लिखेंगे वर्गीकरण, दूसरे में लिखेंगे क्रियापद। पहला आपका है ज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज। तो क्रियापद में जब हम एक्शन वर्ब देखते हैं, प्राप्य उद्देश्य देखते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, उसको परिभाषित करना पड़ता है, पहचानना पड़ता है, वर्णन करना पड़ता है और प्रत्यय स्मरण करना पड़ता है, ठीक है। तो एक ज्ञानात्मक की हो गया। सेकंड इसमें आएगा आपका बोध, आपका जो है कंप्रेशन और आपका अंडरस्टैंडिंग, किस तरह से आपको कंप्रेशन एवं अंडरस्टैंडिंग का जो है कार्य करना है। तो इसमें कंप्रेशन और अंडरस्टैंडिंग में हम क्या करते हैं, क्रियापद में हम क्या लेंगे, आपका व्याख्या करना, उदाहरण देना, भेद करना, परिवर्तन करना, तुलना करना, अनुमान लगाना और आपका निर्णय लेना और वर्गीकरण करना, अर्थापन करना, संक्षिप्त करना, जैसे हम उसको शॉर्ट करके बनाते हैं, प्रतिपादन करना, किस तरह से हम उनको जो है प्रेजेंट करते हैं या किसी को बताते हैं। उसके बाद आपको सामान्यीकरण करना, जनरलाइजेशन करना। तो ये सारे चीज़, और उसके बाद नेक्स्ट होता है अनुक्रिया। इसी तरह से भावात्मक उद्देश्यों की भी जो 2 सूची होती है, उद्देश्य और वर्ग होता है, और क्रियापद कि हम उन सारे एक्शन में लेके किस चीज़ को जो है हम प्राप्त कर सकते हैं, कौन सा हमको ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं। तो सबसे पहला आपका है ग्रहण करना। ग्रहण करना मतलब हम देखते हैं कि किस तरह से हम रिसीव
रिसीविंग का कार्य करते हैं। तो रिसीविंग मीन्स क्या होता है, उसकी अब एक्शन हम कैसे करेंगे, कोई भी चीज़ हम रिसीव तो कर लिए लेकिन उसका एक्शन कैसे करेंगे। तो एक्शन करने का मतलब क्या होता है पता है आपको, कि हम किसी से पूछते हैं। यदि हम किसी को कुछ पूछ रहे हैं, किसी को हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ किसी को स्वीकार करना, और आपका जो है वर्णन करना, ग्रहण करना, उत्तर देना, प्रयोग करना, चयन करना, सूचना देना, ये सारे कार्य होते हैं। नेक्स्ट है अनुक्रिया। अनुक्रिया में क्या होता है आपका रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग में हम क्या क्या कार्य करते हैं, उत्तर देना। जब हम किसी को रिस्पॉन्स करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उत्तर देते हैं, किसी की सहायता करते हैं और उसके लिए सूची बनाते हैं और हम उसके फिर आज्ञा का पालन करते हैं। फिर हम फीडबैक भी देते हैं, पुष्टि करते हैं उसकी, और अभ्यास यानी हम प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद उसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका भावात्मक उद्देश्यों की जो पद की सूची है वो इस तरह से। फिर इसी में भावात्मक उद्देश्य में आपका अनुमूल्यन का आकलन, किस तरह से अनुमूल्यन का आकलन किया जाता है। तो अनुमूल्यन के आकलन में हम जो एक्शन लेते हैं वो है आपका पहचानना, प्रभावित करना, सम्मिलित करना और निर्धारण करना, स्वीकार करना, विवरण देना, आमंत्रित करना, प्रदर्शित करना, व्याख्या करना, अनुसरण करना, विभेद करना, ये सारी चीज़ें आता है। नेक्स्ट है आपका विचरण। विचरण जो है आपका हम देखते हैं आपका जो है कॉन्सेप्चुलेशन, हम किस तरह से कॉन्सेप्चुलेशन कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्चुलेशन का मतलब होता है आपका भेद करना, एनालिसिस करना, प्रदर्शित करना, प्रेजेंट करना और उसके संकेत देना, आपका जो है सिंबल से, और आपको कंपटीशन करना और इसके साथ साथ कोरिलेशन यूज़ करना। तो ये सारे चीज़ों को हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपका व्यवस्थापन। व्यवस्थापन यानी ऑर्गेनाइजेशन, हम किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी क्रिया करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं सबसे पहले हम कोई भी कार्य का पालन करते हैं और उसके बाद उसको व्यवस्थित करते हैं क्रमबद्ध तरीके से। फिर हमारा जो है उसको किस तरह से जोड़ना है, किस तरह से कंपेयर करना है और इसके साथ साथ उसको किस तरह से चेंज करना है और उसके बाद उसको क्रमबद्ध करना, सीरियल करना, तैयार करना, ये सारे चीज़ जो है हम एक्टिव या पद क्रियापद में देखते हैं। नेक्स्ट है आपका चरित्र निर्माण का विशिष्टीकरण। आपका चरित्र निर्माण का विशिष्टीकरण किस तरह से होता है, करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को दोहराते हैं, में जो एक्टिव है, यानी जैसे हम कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के जो थॉट है उसको हम दोहराते हैं कि नहीं, तो ये हमारे लिए भावनात्मक होती है। या किसी का हम मोटिवेशनल स्टोरी देखते हैं या सुनते हैं तो उसे हम फिर से दोहराते हैं। किसी के पास कोई भी बहुत ज़्यादा भावनात्मक, किसी के साथ बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो हम उसे जिस तरह से बताते हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट करते हैं। तो बताना, प्रेजेंट करना और उसके बाद उसको चेंज करना, फिर उसको एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, फिर उसकी प्रैक्टिस करना और उसके बाद उसको रेडी करना, तैयार करना और फिर उसको डेवलप करना, विकसित करना और इसके साथ साथ प्रस्तावित करना। ठीक है, उसे जब हम लाते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं किस तरह से होता है। और उसके बाद क्वेश्चनिंग स्किल। क्वेश्चनिंग स्किल यानी आपको प्रश्न पूछना और जो है इसको हल करने के लिए, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकालते। तो इस तरह से ये आपका हम देखें कि ज्ञानात्मक उद्देश्यों के लिए जो भी क्रियापद की उद्देश्य है उसकी सूची किस तरह से है। ज्ञानात्मक के लिए जैसे आप दो पार्ट करेंगे, एक में वर्गीकरण लिखेंगे और क्रियापद। तो ज्ञानात्मक में वर्गीकरण में आपका ज्ञान, बोध और अनुक्रिया, और क्रियापद में जैसे मैंने आप लोगों को बताया आपका ज्ञान का है परिभाषित करना, पहचानना, वर्णन करना, प्रत्यय स्मरण करना, बोध का व्याख्या, उदाहरण, भेद करना। तो ये सारी चीज़ें जो है, और अनुक्रिया का। उसके बाद आपका इसी तरह से भावनात्मक उद्देश्य में भी आपको दो पार्टीशन में करना है, उद्देश्य और वर्ग लिखना है पहले में, दूसरे में आपका क्रियापद लेना है, एक समवर्ग लिखना है जो आपके प्राप्य उद्देश्य हैं। तो इसमें ग्रहण करना, अनुकरण करना, ग्रहण करना, अनुक्रिया, मूल्य का अनुमूल्य का आकलन, विचरण, व्यवस्थापन, चरित्र का निर्माण का जो है विशिष्टीकरण। तो ये सारा चीज़ जो है आपका बताया गया है।
इसके बाद हम अगला जो देखेंगे, थोड़ा समय इसमें और बचा है, रॉबर्ट मेगर की विधियों के बारे में बताऊंगी, तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। तो यहाँ तक यदि किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई सा भी डाउट्स होगा तो। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो गुड डे, थैंक्स।